नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, आज हम आपके सामने जो संविधान का नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। और दोस्तों, इस टॉपिक से जैसा कि मैं बता रखा हूँ कि इस टॉपिक से आपको मैं सारा रटा दूंगा, बल्कि ऐसा है कि एक ट्रिक बताऊँगा, उन ट्रिकों के अनुसार और कुछ कुछ ऐसा बताऊँगा, कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ मैं खुद बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा नहीं लेते हुए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो मूल संविधान था उसमें मूल संविधान में कितनी थी अनुसूचियाँ? तो दोस्तों, मूल संविधान में हमारे पास में जो अनुसूचियाँ थी वो थी 8। और जो अब वर्तमान में है हमारे पास संविधान, उसमें अब कितनी हो चुकी है? 12। बस ये ध्यान रखना। इसका मतलब है कि इसमें 4 ऐड हुई है। तो 4 कैसे ऐड हुई है, कौन सा संविधान संशोधन इसमें लगा है, ठीक है, और ये क्या क्या काम आने वाली है, ठीक है, ये सब बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप फटाफट देखो दोस्तों, पहली अनुसूची को देख लो। पहली अनुसूची क्या है हमारी दोस्तों? ये पहली अनुसूची जो है उसको हम बोल सकते हैं क्या? भारत का राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों? भारत का राज्य क्षेत्र, ये हमारी पहली अनुसूची। ठीक है दोस्तों, इस अनुसूची में कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ऐसे स्टार्ट करना है कि पहला क्या है? भारत। भारत से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली अनुसूची को याद रख लोगे आप। भारत, भारत के अंदर जो राज्य है वो। ठीक है, दूसरा है दोस्तों क्या? वेतन व भत्ते। क्या दोस्तों? वेतन व भत्ते। तो दोस्तों, ये जो वेतन भत्ते हैं वो किनके लिए हैं दोस्तों? जो मंत्री पद पर आसीन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो ये जितने भी मंत्री पद पर है, जो भी अपने मतलब अपने देश के लिए सेवा में हैं, तो उन सभी के वेतन एवं भत्ते। ठीक है दोस्तों, और जो आप पूरी डिटेल है मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगा तो उसके अनुसार करा दूंगा। तो अभी आप इतना याद रखो, वेतन एवं भत्ते। ठीक है दोस्तों, तीसरा तीसरा क्या है दोस्तों? शपथ का प्रारूप। क्या दोस्तों? शपथ का प्रारूप, ये है अपनी तीसरी अनुसूची में। तो शपथ के प्रारूप में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है, वो बताऊं आपको। शपथ सबको दी जाएगी, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शपथ यहाँ पर नहीं दी जाएगी। क्या दोस्तों? दोबारा, शपथ सबको दी जाएगी, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यहाँ पे शपथ नहीं दी जाएगी। तो वो कौन कौन से हैं, पहले वो देखो। तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको यहाँ पे शपथ नहीं मिलेगी, तो वो देखो आप। ठीक है, तीसरी अनुसूची में 3 है, ये याद रखना। तीसरी अनुसूची को 3 से लिंक करो। ठीक है, तो पहला तो हमारा राष्ट्रपति है जिसको शपथ यहाँ नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है उपराष्ट्रपति, और दोस्तों जो तीसरे हमारे हैं वो है राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जिनको भी शपथ यहाँ नहीं दी जाती। तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और राज्यपाल को जो शपथ दी जाती है दोस्तों, वो कहाँ और किन अनुच्छेदों में दी जाती है, तो वो देखो आप। इनके लिए दोस्तों जो आर्टिकल होगा वो 60। इनके लिए उपराष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल होगा वो 69 होगा, और राज्यपाल के लिए जो आर्टिकल होगा 159 होगा। तो दोस्तों, इनके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा शपथ का प्रारूप यहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जिसको भी शपथ दिलानी होती है या शपथ दिलाएंगे, इन तीनों के अलावा वहाँ उनके शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है ऐसा, तो आप सोचो, मैं बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, जो चौथी अनुसूची में है वो इतनी सी बात है क्या? राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। क्या दोस्तों? दोबारा सुन लो, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या होता है कि राज्यसभा में अगर कोई सदस्य है तो वो किस आधार पर बनता है, उसको क्या लेते हैं? तो दोस्तों बता दूं कि राज्यसभा में जो प्रत्येक सदस्य बनता है वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर बनता है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर बनता है। तो यहाँ मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, जनसंख्या को आधार मानकर। क्या दोस्तों? जनसंख्या को आधार मानकर। ये अपना हो गया
कि राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप अनुसूची 5। तो दोस्तों अनुसूची 5 में क्या बात कही गई है वो देखो। अनुसूची 5 में इतनी सी बात कही गई है, अनुसूचित क्षेत्र। क्या दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों को नियंत्रण करना और वहाँ के प्रशासन। ठीक है, तो वहाँ प्रशासन और नियंत्रण करना है। कहाँ? किसका? अनुसूचित क्षेत्रों का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। क्या दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अब इसमें भी जैसे इसमें बताया था ना मैं, जनसंख्या को एक आधार मानकर एक अलग बताया था कि कैसे क्या बनता है। तो दोस्तों ये जो अनुसूचित क्षेत्र है इनका प्रशासन एवं नियंत्रण, तो ऐसे कौन से मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या करना है? अनुसूचित क्षेत्रों को छांट कर अलग करके और वहाँ का प्रशासन एवं नियंत्रण करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो पुस्तक में लिखने वाला हूँ जो बात, वो है 6th अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर। दोबारा देखो आप क्या लिखा है मैंने। दोस्तों ये बात ये बताना चाह रहा है कि जो 6ठी अनुसूची में जो शामिल है, कौन से अनुसूचित क्षेत्र, कौन से 6ठी अनुसूची में जो हमारी आने वाली है, अब 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्र शामिल होंगे उनको छोड़कर जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उन सब का प्रशासन एवं नियंत्रण 5वीं अनुसूची के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 6वीं देख लो आप। तो दोस्तों 6वीं में क्या है? 4 जगह का नाम लूंगा। क्या क्या? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। क्या दोस्तों? के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। क्या दोस्तों? प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 जगहों के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनको छोड़कर दोस्तों जो आगे वाले अनुसूचित क्षेत्र है उनको तो हम 5 अनुसूची में शामिल करेंगे, और ये जो 4 जगह है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके जो अनुसूचित क्षेत्र है उनको यहीं पर ही शामिल करेंगे। ठीक है, और करना क्या है? प्रशासन एवं नियंत्रण करना है। ठीक है दोस्तों, तो बस यहाँ तक आप लिखो, फिर मतलब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। दोस्तों मैं ट्रिक बता दूं आपको मैं इसमें 1 से लेकर 6 तक की। तो देखो आप क्या क्या है वो 1 से लेकर 6 तक की जो ट्रिक है वो देखो आप क्या है दोस्तों। भारत ने क्या किया? भारत ने वेतन लिया तथा शपथ ली। भारत ने वेतन लिया तथा शपथ ली, तभी उसको राज्यसभा में बिठाए, तभी उसको राज्यसभा में बिठाए। क्या दोस्तों? दोबारा कि भारत नाम का कोई व्यक्ति है, उसने सबसे पहले तो वेतन लिया, वेतन लेने के बाद में उसने शपथ ली, और ये 2 काम करने के बाद में उसको कहाँ बिठाया गया? राज्यसभा में। तो दोस्तों ये हमारा हो गया अनुसूची 1, ये हमारी हो गई 2, ये हमारी हो गई 3, ठीक है, और ये हमारी हो गई 4।
ऐसे हैं। तो भारत से तो क्या आ जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र, वेतन से आ जाएगा वेतन एवं भत्ते, शपथ से आएगा शपथ का प्रारूप, और राज्यसभा से आएगा राज्यसभा में कौन, राज्यसभा में जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो राज्य का प्रतिनिधि करेगा। तो ये है चौथी में, ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब पांचवें में क्या क्या है, छठे में क्या है, पांचवें और छठे में क्या करना है, प्रशासन। अगर व्यक्ति राज्यसभा में बैठ जाता है तो क्या करेगा, प्रशासन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप, क्या करेगा, प्रशासन करेगा। और प्रशासन किस पे किया जाता है, सबसे पहले तो अनुसूचित क्षेत्रों पे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लो अनुसूचित क्षेत्र आ गए, ऐसे लिंक जोड़ना फिर आ जाएगा पूरा। ये अपना हो गया पांचवा और ये हो गया छठवां, ठीक है। राज्यसभा में अगर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो क्या करेगा, वहां से प्रशासन करेगा। प्रशासन किस पे करेगा, अनुसूचित, ठीक है, क्षेत्रों पर, ठीक है। ऐसे यहाँ तक आ गई ट्रिक। अब देखो आप एक बार फिर से देख लो, भारत ने क्या लिया, सबसे पहले वेतन लिया, फिर उसने शपथ ली, शपथ लेने के बाद में राज्यसभा में बैठ गया, और राज्यसभा में बैठने के बाद में क्या किया, उसने प्रशासन करना चालू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इतना करने के बाद में यहाँ 1 से लेकर 6 तक ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। और अब आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। हालांकि ट्रिक इतनी कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, अगर आपके दिमाग में कुछ अलग ट्रिक आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब है हमारी जो 7वां नंबर की जो अनुसूची है, उस अनुसूची में क्या खास बात है। उस अनुसूची में खास बात यह है, संघ और राज्यों के मध्य, संघ का मतलब केंद्र होता है, ठीक है, तो संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना आप, क्या दोस्तों, संघ एवं राज्यों के मध्य क्या करना है, शक्तियों का बंटवारा, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्तों ये शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसके लिए एक चार्ट बनाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों, और उस चार्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले लिखो आप क्रम संख्या, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लिखो क्या, सूची, ठीक है। सरकार, कौन सी सरकार क्या करेगी, कानून निर्माण बनाएगी, ठीक है। तो कानून निर्माण के लिए सरकार चाहिए, ठीक है। तो किस सरकार का किस सूची पर क्या है, नियंत्रण है। इसके बाद में जो आगे है वो है विषय, कि किसको कितने विषय दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो है वो है गणना, गणना कि इन विषयों के लिए कितनी गणनाएं की गई है। ये हमारे हो गए, स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप पहली सूची को जानते ही होंगे, क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले नंबर की जो सूची होती है दोस्तों, वो कौन सी सूची होती है, तो वो होती है दोस्तों क्या, संघ सूची। क्या दोस्तों, संघ सूची। इस संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है या कानून निर्माण करेंगी तो वो कौन सी सरकार को होगा, तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या दोस्तों, संघ सरकार। तो यहाँ पे कानून कौन बनाएगा या कौन निर्माण करेगा, संघ सरकार। अब इस संघ सूची में दोस्तों कितने विषय हैं जिनको शामिल किया गया है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक नहीं आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेगा अब। तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं दोस्तों, वो आते हैं 97, और इनकी गणनाएं जो की जाती है दोस्तों वो होती है 100, ठीक है। तो संघ सूची में जो विषय शामिल है उनमें उनकी गणनाएं कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो संघ सूची में विषय शामिल हैं उनकी गणनाएं कितनी हैं, तो उनकी गणनाएं हैं 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये कंप्लीट और आगे चलते हैं। अब जो हमारी जो दूसरी सूची है दोस्तों वो है क्या, राज्य सूची। राज्य सूची में जाहिर सी बात है जो कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों वो किसको होगा, राज्य सरकार को, ठीक है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि इसके विषय कितने हैं और इसकी गणनाएं कितनी हैं। तो आप यहाँ पे देखना क्या कि इसके जो विषय है दोस्तों वो 66 विषय हैं, और जो इसकी गणनाएं की जाती है दोस्तों वो गणनाएं की जाती है 61, ठीक है। आ रहा है समझ में, आगे चलते हैं।
अब देखो जो तीसरी सूची है हमारे पास में वो कौन सी है दोस्तों? समवर्ती सूची। क्या दोस्तों? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के पास में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो है दोनों के पास। दोनों कौन कौन? संघ और राज्य, ठीक है। तो दोनों के पास क्या है? कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे मतभेद हो जाता है। अगर किसी कानून बनाने में मतभेद होने पर क्या करेंगे? इस पर संघ सरकार क्या बनाएंगी? कानून बनाएंगे, कानून निर्माण करेगी, ठीक है। मतभेद अगर होता है तो वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे संघ सरकार क्या करेगी? कानून बनाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अगर समवर्ती सूची में विषय कितने हैं दोस्तों? तो वो देखो आप 47 तो इसमें है विषय, 47। और जो इनकी गणनाएं की जाती है दोस्तों वो की जाती है 55, मतलब 55, ठीक है। तो दोस्तों इस बात की आप टेंशन लो ही मत, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू एक बार में आप मतलब जो भी है एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। इन सब के लिए, इन सब का क्वेश्चन के लिए वीडियो लेके आऊँगा। और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे ये वीडियो और वो वीडियो जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो देख लेते हो तो आपके 50 से अबव क्वेश्चन आपके क्लियरली ठीक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप यहाँ हो गया। अब हमारे पास में एक चीज़ और बचती है, क्या दोस्तों? अवशिष्ट विषय। तो यहाँ नोट लिख लो या ऐसे हैश बना के लिख लो, क्या कि अवशिष्ट जो विषय हैं, अवशिष्ट विषय किसके पास होंगे? अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास होंगे, संघ सरकार के ठीक है। बस ये देखना है, अवशिष्ट विषय जो होंगे वो संघ सरकार के पास होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 7वीं अनुसूची आपको कैसी लगी? इंपॉर्टेंट है तो इस पर थोड़ा गौर करना आप, ठीक है। वो तो अब तो आगे आने वाली जो भी सारी अनुसूचियां हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा ही है तो इसको आप ना स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है वो देखो आप, क्या है दोस्तों 8वीं अनुसूची? वो हमारे पास में 8वीं जो अनुसूची बचती आती है वो है दोस्तों क्या? भाषाएं। क्या दोस्तों? भाषाएं। तो दोस्तों भाषाएं दो प्रकार से है, कैसे कैसे कि मूल संविधान में तो केवल 14 भाषा थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या हो गई? उसमें 8 भाषाएं और जुड़ गई। तो अब क्या हो गई? देखो यहाँ पे भाषाओं में लिख देता हूँ। मूल जो संविधान था उसमें क्या थी? भाषाएं केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें ऐड हो गई 8। 8 क्या हो गई? नई जोड़ी गई। तो दोस्तों भाषाएं कितनी हो गई टोटल? ये हो गई 22। और अब इन 22 भाषाओं को क्या किया गया है? वैधानिकता प्राप्त है। तो यहाँ लिख देता हूँ क्या? वैधानिकता प्राप्त है, ठीक है। तो वैधानिकता प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? कानून निर्माण करो और उसके अंदर जो संशोधन कर करा के कानून निर्माण कर करा के और इस भाषा को वैधानिकता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो 8 जो नई जुड़ी है उनको आप गौर से देखना। ये जो 14 है इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि जो ये 8वें हैं इनमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो देखो दोस्तों जो 8 भाषाएं जुड़ी वो बताता हूँ। सिंधी जुड़ी, इसके अलावा क्या है? मणिपुरी, कोंकणी और तीसरी क्या है? नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो दोस्तों ये जो 3 भाषाएं जुड़ी है इसके लिए तो क्या लाया गया? संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? संविधान संशोधन लाया गया।
तो संविधान संशोधन कौन सा है? 71वां 1992। क्या दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को वैधानिकता प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, हमारे पास 4 भाषा हो गई। अब 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं चारों देख लो क्या क्या है। मैथिली, फिर और क्या है? बोडो, डोगरी, संथाली। तो ये 4 भाषाएं जो हैं उनके लिए भी कानून बना, और वो कानून कौन सा बना वो देखो आप। यहाँ से बात ध्यान रखना, अगर ये 92 है तो यहाँ भी आ गया 92। तो क्या हो गया? 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है दोस्तों, इस संशोधन के तहत मैथिली, बोडो और डोगरी इन भाषाओं को क्या किया गया है? इन भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया है और इनको भी वैधानिकता प्राप्त हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इन भाषाओं के अगर क्रम की बात करें, अगर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि दोस्तों इनका क्रम किस प्रकार से है, तो इन भाषाओं का जो क्रम है दोस्तों वो है अल्फ़ाबेटिक क्रम के हिसाब से। क्या दोस्तों? वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट है ना, ABCDEF, उस हिसाब से। तो अल्फ़ाबेट्स के क्रमानुसार इनका क्रम दिया हुआ है। दोस्तों इसी क्रम में जो ये बोडो लैंग्वेज है ना, ये दूसरे नंबर की लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना। क्या है दोस्तों? बोडो जो है वो दूसरे नंबर की लैंग्वेज है, इसमें बी आ रहा है ना, उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको भी आप फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। और इसमें दोस्तों ट्रिक की इतनी सी बात है कि जो 8 है वो हमारी 8 भाषा है। ठीक है दोस्तों, 8 हमारे पास, 8वां नंबर जो है वो किसका है? भाषाओं का है। और 8वें नंबर में हमें क्या किया गया? 8 भाषाओं को नई मान्यता मिली है। क्या दोस्तों? 8वें नंबर में 8 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, और बस हो गया कंप्लीट काम। इसके अलावा और ये 71वां संविधान संशोधन, 71वां 92, 92 यहाँ आ गया तो 3। ठीक है, 71, 92, 92, 3। ठीक है, ऐसे ट्रिक बैठाना है। और जो बोडो लैंग्वेज है दोस्तों वो कौन से है? दूसरे नंबर की है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो आप इसका फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे 90 में क्या है, 90 अनुसूची में ऐसी क्या बात कही गई है, तो देखो आप। दोस्तों 90 अनुसूची में जो बात कही गई है वो है क्या? सबसे पहले तो इसका वो देख लो कि ये जो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां है ये नए ऐड हुए हैं। तो नए ऐड हुए हैं तो दोस्तों इसमें कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, उसके अनुसार ही ये ऐड हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आप 9वीं जो अनुसूची है उसमें सबसे पहले तो वो देख लो कि किस संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है। तो दोस्तों ये पहला संविधान संशोधन है, और इस संविधान संशोधन की जो सन है वो है 1951। ठीक है, आ गया पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं सूची को जोड़ा गया। अब इस 9वीं सूची को अगर जोड़ दिया गया तो उसमें खास बातें क्या क्या है, तो वो देखो। इस अनुसूची को जोड़ने के जो उद्देश्य हैं वो बताता हूं। इनका सीधा क्वेश्चन आता है क्या दोस्तों, ये देखो आप, ये आता है अपने नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने हेतु अथवा क्या लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित
करने हेतु इस लाया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ये हमारे मतलब पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो अब ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है आगे वाला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए किस अनुसूची में प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है अनुसूची 9, और अनुसूची 9 जो है उसका जो संविधान संशोधन है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, क्या है 1991। एक तो ये आया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम लाने अथवा क्या भूमि अतिक्रमण, रोकने हेतु प्रावधान किस अनुसूची में है। ये देखो आप, भूमि सुधार कार्यक्रम लाया गया दोस्तों, ठीक है। इसमें और क्या किया गया, भूमि को अतिक्रमण होने से रोकना। क्या दोस्तों, भूमि को ये अतिक्रमण, भूमि को अधिग्रहण दोस्तों, क्या भूमि को अधिग्रहण, अतिक्रमण में अधिग्रहण में काफी अंतर है दोस्तों। ये देखो दोबारा, भूमि सुधार कार्यक्रम लाने अथवा भूमि अधिग्रहण को रोकने हेतु, ठीक है दोस्तों। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो व्यक्ति है, अगर लड़ाई होती है तो जिसमें बाहुबली जो होता है वो क्या करता है, कमजोर पक्ष वाले की जो भूमि है उसको अपनी तरफ मतलब दाब लेता है, कुल मिला के, ठीक है, उसको अपने पक्ष में कर लेता है। तो उस प्रकार की जो मतलब ये अपराध हो रहे थे उसको रोकने के लिए क्या किया गया था, ये 9वां संविधान संशोधन लाया गया, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन लाया गया था, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, इससे पहले जो इनके जो है जिस नीति निर्देशक तत्वों क्रियान्वयन, ये एक तो इनके बारे में कल्याणकारी हो गई, और भूमि सुधार के लिए हो गया, भूमि अधिग्रहण के लिए हो गया। तो इन सब के लिए जो कानून है दोस्तों, उसकी मैं एक डेट बता दूं आपको। देखो ये होती है 24 अप्रैल 1973, ये डेट है दोस्तों। इस डेट से पहले अगर कोई कानून बना हुआ है और उसके तहत क्या की गई है, कोई भूमि या कुछ भी हुआ है दोस्तों, तो इससे पहले अगर कोई विधि है उसके अंतर्गत कोई कार्य हुआ है, तो दोस्तों उस पर अपन क्या नहीं कर सकते, उस पर हम वाद नहीं कर सकते। क्या दोस्तों, उस पर हम वाद नहीं कर सकते। तो देखो इस डेट से पहले क्या, यहां लिख देता हूं पहले, क्या कोई विधि या कानून है तो उस पर क्या नहीं कर सकते, उस पर वाद करने योग्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, वाद करने योग्य नहीं है। आ रहा है समझ में, उस पर हम कुछ भी वाद नहीं कर सकते। अगर इसके पहले कोई विधि बनी हुई है, कोई कानून बना हुआ है और उसके अंतर्गत ये सब फैसले लिए गए हैं लोक कल्याणकारी के, ठीक है। अब है इस डेट के बाद, इस डेट के बाद में क्या है, इस डेट के बाद में अगर कोई नया कानून या विधि बनती है तो वाद करने योग्य, इन पे वाद करने योग्य होंगी। तो दोस्तों इसके बाद में अगर कोई विधि बनी हुई है और उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, हम कानून का सहारा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके पहले कोई विधि बनी हुई है और उसके अंतर्गत अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुंचा हुआ है तो दोस्तों वाद करने योग्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं सिंपल सी बात बताऊँ, अगर 1973 से पहले अगर कोई ज़मीन का मामला है और उस ज़मीन के मामले में जैसे किसी पक्ष में अगर वो जाता है तो दोस्तों हम उसमें वाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये उसी के पक्ष में जाएगा जिसके पक्ष में थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर कुछ होता है तो उस पर हम वाद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये हो गया 9वां, अब 9वें के बाद में 10वां,
और 11वां 2 और एक और बचा है 12वां, 3 बचे हैं। ठीक है दोस्तों, इस 9 को फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है दोस्तों, ले लिया। अब देखो आप, अब जो दोस्तों 10वां है वो देखो आप, 10वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें 52वां संविधान संशोधन लाया गया। क्या दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, ठीक है, इसके तहत करने के वाले हैं जो भी काम है। तो 52वें संविधान संशोधन में क्या हुई, 10वीं अनुसूची लाई गई। तो उसमें मेन काम क्या था, उसमें मेन काम इतना सा था दोस्तों, ये था क्या, दल बदल पर रोक। बस ये 2-3 वर्ड याद रख लो, क्या कि दल बदल पर रोक। ठीक है, ये काम था इसका 10वीं अनुसूची का। अब दोस्तों बात ये आती है कि दल बदल पे तो रोक है, लेकिन ये दल बदल होता क्या है। तो दोस्तों दल बदल को समझने के लिए आप इतनी सी बात याद रखो, देखो आप, ट्रिक ट्रिक तो नहीं है, मतलब आप वैसे समझ लो आप। देखो दल बदल क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझा दूं मैं। जैसे मान लो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, इसके पास भी 30 है, इसके पास भी मान लो 30 ही है, क्या मेंबर। अगर इसके 30 मेंबर में से 1/3 कितने होंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 10। अगर ये 10 इसमें जाकर मिल जाते हैं तो यहाँ से 10 कम हो जाएंगे और यहाँ पे 10 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 40, यहाँ हो जाएंगे 20। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या आई, 1/3 सदस्य एक दल से टूटकर अगर दूसरे दल में मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, दल बदल। क्या दोस्तों, दल बदल। तो यहाँ लिखो आप, ऐसे डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होगा। अब देखो आप, 1/3 सदस्यों का एक दल से दूसरे दल में मिलना क्या होता है, दल बदल। दोस्तों इसमें एक छोटी सी भूल हो गई मेरे से, तो बताऊं मैं आपको। ये जो 1/3 सदस्यों से ज़्यादा, सॉरी कम, 1/3 सदस्यों से कम, क्या दोस्तों, दोबारा, दल बदल क्या होता है, 1/3 सदस्यों से कम एक दल से दूसरे दल में मिलते हैं, तब होता है वो दल बदल। ठीक है दोस्तों, और दल विलय कब होता है, दल विलय होता है दोस्तों कब, जब 1/3 सदस्यों से ज़्यादा, क्या दोस्तों, से ज़्यादा एक दल से दूसरे दल में मिलना, एक दल से दूसरे दल में मिलना। ठीक है, देखो दोबारा, दल बदल कब होता है, जब 1/3 सदस्यों से कम एक दल से दूसरे दल में मिल रहे हैं तो। और दल विलय कब होता है, जब 1/3 सदस्यों से ज़्यादा अगर दूसरे दल में मिल रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जैक्ट भी आ जाती है ना कि 1/3 सदस्य जो है वो दूसरे दल में मिल रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ भी क्या हो जाएगा, दल बदल। अगर इससे ज़्यादा होंगे ना दोस्तों तो ही दल का विलय होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे फिर आया क्या, कौन सा संविधान संशोधन आया दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन, तो सॉरी 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो आया दोस्तों, उसकी डेट क्या थी, उसकी डेट क्या थी दोस्तों, 2003। इसमें क्या हुआ कि दल बदल की जो ये थी ना, 1/3 की जो कंडीशन थी, इसको चेंज कर दिया गया। दल बदल के लिए, दल बदल के लिए 1/3 सदस्यों के बजाय 2/3 सदस्य निर्धारित हुए। क्या दोस्तों, निर्धारित हुए। आगे समझ में,
अब यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10वां हो गया। 10वें के बाद में 11वां जो बताया था दोस्तों, मैंने क्या बताया था दोस्तों, उसमें बताया था मैंने भाग में, कौन सा भाग था वो, 9, फिर उसके बाद में आया 9A, वो दोनों बताएंगे अब कौन सा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। अब दल बदल के लिए क्या करना है, इस संविधान संशोधन होने के बाद में 91वां संविधान संशोधन, उसके बाद में 1/3 के बजाय अब सदस्यों को क्या हो गया, 2/3 सदस्य मिलने अनिवार्य हैं, तब होगा दल बदल। ठीक है दोस्तों, तो इस पर रोक की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो क्या करना, ये रोक की जो प्रक्रिया है वो 10वें अनुसूची में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आप, ये सब आपको धीरे धीरे ये टर्म्स है ये सारे समझ में आ जाएंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। और ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब 10वां और 11वां, फिर उसके बाद में वीडियो ख़त्म करते हैं। और देखो दोस्तों, अब 10वां और 11वां फटाफट देख लो आप, सॉरी 11वां और 12वां, ये 11वां हो गया और ये 12वां हो गया। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो दोस्तों 73वां संविधान है। और कौन सा 73वां संविधान संशोधन, सन कौन सी है दोस्तों बताओ, 73वां संविधान संशोधन, और ये 1900 क्या है, ये 1993 है। और ये 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993। ठीक है, आ गया। अब देखो नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है, तो देखो सॉरी इसमें है इसमें ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप इसमें सीधी सी बात लिखी हुई है, देखो आप, ग्राम पंचायतों को कार्य करने हेतु 29 विषय सौंपे गए। क्या दोस्तों, 29 विषय सौंपे गए। ये हो गया कि जो 11वां जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, उसमें आया 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है दोस्तों, और इसी के तहत क्या किया गया है दोस्तों, ग्राम पंचायतों को कार्य करने हेतु 29 विषय सौंपे गए। सेम टू सेम लाइन यहीं की यहीं लिख दो। क्या करना है, अब नगर पालिकाओं को क्या करना है, को कार्य करने हेतु क्या करना है, 18 विषय सौंपे गए। 18 विषय सौंपे गए, ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है 11वां और 12वां। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ में पूरा अगर ये वीडियो देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो इससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। और फिर आप मतलब 4 ऑप्शन देकर और वहाँ आपका टेस्ट हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं उनके साथ साथ में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का लिंक भी मैं वहाँ शेयर कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मतलब अपने दोस्तों को बताएं कि अब जो नया पटवार का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसमें जीके को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो भी कोशिश है दोस्तों वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।